हुए साइंस स्पेशल का 1000 क्वेश्चन का ये सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसका हम पार्ट 1 देख चुके हैं। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे होंगे तो एक बार देख लेंगे, वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा, जो एक आपस में रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप केवल चीज़ों को अच्छे तरीक़े से सुनिए, आपको चीज़ें ऐसे ही याद हो जाएगी, बस आप अच्छे तरीक़े से ध्यान से इसे देखिए। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सौंदर्य विटामिन या सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, सौंदर्य विटामिन या सुंदरता का विटामिन जो है वो किसे कहा जाता है? तो विटामिन ई को कहा जाता है। तो पहले देख लेते हैं विटामिन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे विटामिन जो है वो एक कार्बनिक कंपाउंड होता है, मतलब कार्बनिक यौगिक होता है विटामिन। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, उसी तरह से ये ऊर्जा तो प्रदान नहीं करता है, लेकिन शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायक होता है कौन? विटामिन। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे विटामिन का जो खोज किसने किया था? तो खोज किसने किया था? तो ये किए थे फंक महोदय ने किया था। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे कौन सा विटामिन है जो हम इंपॉर्टेंट है, पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखिए ए विटामिन, फिर उसके बाद बी, सी, डी, ई और यहाँ पे देखेंगे के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको जानना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे 2 विटामिन है, जैसे विटामिन बी और विटामिन सी। ये जो दोनों विटामिन है वो जल में घुलनशील है, घुलता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि विटामिन कौन सा है जो जल में घुलता है। तो आपको ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग जो नींबू में विटामिन सी होता है, तो नींबू को हम लोग पानी में निचोड़ कर पी लेते हैं। इसका मतलब जब हम पानी में निचोड़ कर पी लेते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जल में मिलता है। हम लोग तो तेल तो नहीं मिला सकते हैं, तो तेल जब पानी में मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम नींबू को मिलाते हैं तो मिल जाता है। इसका मतलब वो सोलेबल है, मिलने योग्य है, तो जल में मिल जाता है। और इसी तरह से जैसे हम लोग सब्जी को पहले काट लेते हैं फिर धोते हैं, तो एक विटामिन जो है वो नष्ट हो जाता है। वो कौन है? तो बी। इसका मतलब है कि जब सब्जी को काटते हैं तो अंदर में जो विटामिन बी होता है वो धुला जाता है, किससे? पानी से। तो वो कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन बी होता है। तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो इसका मतलब जल में मिलता है कौन कौन? विटामिन बी और विटामिन सी। और उसके बाद जो बचा आपका ए, उसके बाद यहाँ पे बचा डी, ई और के। ये जो विटामिन जो होता है वो वसा में मिलता है, वसा में घुलता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि विटामिन ए, डी, ई और के किस में मिल जाता है? वसा में मिलता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आते हैं विटामिन ई, जो यहाँ पे पूछा गया है, विटामिन ई। अब विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे मनुष्य का जो त्वचा होता है उसमें रूखापन आ जाता है। अगर जिसका विटामिन सी अधिक होगा, स्ट्रांग होगा, तो उसमें रूखापन नहीं होगा, उसका लिप्स जो होगा वो सूखा नहीं होगा। तो इस तरह का जो स्थिति होता है वो विटामिन ई के कारण होता है। अगर आपका सूखा लिप्स है या तो फिर स्किन है, तो इसका मतलब है कि विटामिन ई की कमी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि ये महिलाओं के लिए खास करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है विटामिन ई। देखेंगे तो जैसे कि जिसका शरीर में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है, अगर वो 20 साल का है तो देखने में वो 15 साल का लगेगा। और अगर जिसका शरीर में विटामिन ई कम है, वो अगर 15 साल का है तो देखने में 20 साल का लगेगा। तो इसका मतलब है विटामिन ई सौंदर्य विटामिन होता है, वो देखने में उस सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है, मतलब आपके स्किन को अच्छा और ग्लो कराने में मदद करता है कौन? विटामिन ई। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो इससे आपको कुछ और बात रखना है ध्यान में, जैसे कि इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है टोकोफेरोल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टोकोफेरोल अगर आपको नहीं दिमाग में रहे तो आपको ऐसे रिलेट करके माइंड में रखना है। होता क्या है कि जैसे विटामिन ई की कमी जिसके शरीर में होती है, अगर वो महिला है तो महिला में बंजापन आ जाएगा, और अगर पुरुष है तो वो नपुंसक हो जाएगा। तो यहाँ पे वो दोनों स्थिति में बच्चा पैदा करने की क्षमता जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो बहुत सारे समाज में क्या किया जाता है कि ये सबको लोग टोकने का काम करता है कि इसका बच्चा नहीं होता है, ये नहीं होता है, इस तरह से लोग टोकता है। बस हम केवल याद करने के लिए, माइंड में लाने के लिए इस सब बात बोल रहे हैं, तो आप चीज़ों को समझिएगा। तो बहुत लोग समाज में कुछ बोलते रहता है, कुछ टोकते रहता है, तो इसीलिए इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। क्या नाम है? टोकोफेरोल। इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। तो आपको चीज़ें इस तरह से रिलेट करके समझ लेना है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात आता है कि इसी तरह का कुछ और विटामिन है जिसका अलग से नाम दिया गया है। जैसे अगर आपको पूछेगा कि कौन सा विटामिन को हार्मोन कहते हैं, हार्मोन विटामिन कहते हैं, तो विटामिन डी को क्या कहते हैं? हार्मोन विटामिन कहते हैं। तो ये जैसे मछली के तेल और सूर्य के प्रकाश से मिलता है हमको, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसी तरह से अगर पूछा जाए कि कौन सा विटामिन को अगर हम पकाते हैं ज़्यादा देर तक तो खत्म हो जाता है, तो कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी। कौन सा विटामिन दूध में नहीं मिलता है? तो वो होता है विटामिन सी।
तो ये चीज़ें जो हैं आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। कौन सा विटामिन जो सब काट कर धोते हैं तो नष्ट हो जाता है, तो विटामिन बी। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा इस तरह से रिलेट करके माइंड में रखना है, जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। तो रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझेंगे कि रक्त जो होता है वो दो पार्ट होता है, उसका दो पार्ट को मिलकर बनता है। वो जैसे एक होता है प्लाज्मा, ये प्लाज्मा होता है, और एक होता है यहाँ पे रक्त कोशिका। तो ये रक्त कोशिका होता है। यहाँ पे प्लाज्मा 55% होता है ब्लड में, और रक्त कोशिका 45% होता है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है, जो प्लाज्मा बनता है उसमें क्या क्या होता है, तो पानी जो होता है, जल, वो 90% होता है, और उसके बाद यहाँ पे अन्य तत्व जो होता है, अन्य पदार्थ होता है, वो कितना होता है, तो वो 10% होता है। तो ये अन्य पदार्थ जो होता है 10%, उसी में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन भी होता है, जो रक्त को थक्का जमाने में सहायता करता है। तो मेरा बताने का मतलब ये था। इसी तरह से जैसे कोई पूछेगा कि लाल रंग किसके कारण होता है, तो ध्यान में रखेंगे हेमोग्लोबिन के कारण होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, कि रक्त जो होता है वो शरीर के अंदर नहीं जमता है, इसका कारण क्या है, तो उसका कारण है हेपेरिन। हेपेरिन का कारण नहीं जमता है। रक्त जो जमता है, जब हम कटते हैं, चटते हैं, तो रक्त बाहर आता है तो जमता है, तो किसके कारण जमता है, तो फाइब्रिनोजेन के कारण जमता है। और शरीर में रक्त नहीं जमता है, वो किसके कारण नहीं जमता है, तो हेपेरिन के कारण नहीं जमता है। तो आप इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे बात ये होता है कि रक्त जो होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है। तो रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है। तो यहाँ पे एक बात थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला बात ये है, लोग बोलता है कि जब अपने जुदा होते हैं या छोड़ के चले जाते हैं तो लोग रक्त भरी आंसू रोते हैं। रक्त भरी आंसू रोने का मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग रोते हैं वो जाने के वियोग में। तो यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब ये हुआ कि जो आंसू होता है, जो आंसू निकलता है, उसका भी पीएच वैल्यू 7.4 ही होता है। मेरा बताने का मतलब यहाँ पर ये था। तो रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 और आंसू जो निकलता है उसका भी 7.4 ही होता है। तो ये चीज़ ध्यान में थोड़ा सा रखेंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ आगे देखेंगे कौन सा ब्लड होता है, तो आरबीसी, उसके बाद होता है प्लेटलेट्स, और उसके बाद होता है WBC। तो देखिए आरबीसी सबसे अधिक होता है, 90% होता है ब्लड में, और ये सबसे छोटा कण भी होता है। सबसे कम होता है WBC, लेकिन सबसे बड़ा कण जो होता है, पार्ट होता है, वो होता है WBC का। मतलब जो एक कण अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा होता है WBC का, सबसे छोटा जो कण होता है वो किसका होता है, RBC का। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है RBC, सबसे कम मात्रा में पाया जाता है WBC। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे जो RBC होता है उसका जन्म जो होता है, मतलब वो बनता कहाँ है, तो बोन मैरो में बनता है, और उसका मृत्यु प्लीहा में हो जाता है, जिसको हम कब्रिस्तान बोलते हैं। और ये इसकी जीवन काल जो होती है वो 120 दिन का होता है। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ढोने का काम करता है। और जब हम लोग कटते हैं, कटते छटते हैं, तो उसमें ब्लड का क्लॉटिंग जमाने का काम कौन करता है, तो ये प्लेटलेट्स करता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो चिकनगुनिया और डेंगू जैसा बीमारी में ये कम हो जाता है बॉडी में, कौन, प्लेटलेट्स। इसके बाद अगर हम WBC को देखेंगे तो WBC जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायता करता है। अगर ये जिसमें अच्छा मात्रा में होगा तो उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक अच्छा होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और इसका जो जीवन काल होता है वो 3 से 4 दिन का होता है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और जो ब्लड होता है वो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर होता है, 6 लीटर होता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में यहाँ पे रखना है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो फोटोग्राफी होता है उसमें कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो वो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एक सॉरेल का वृक्ष होता है, उससे ये अम्ल निकलता है, और इसका उपयोग और किया जाता है, जैसे स्याही का जो धब्बा उब्बा लग जाता है उसको मिटाने में भी इस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का। और इसके अलावा आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि फोटोग्राफी में किसका किया जाता है, तो इसी का किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का। इसके अलावा आप थोड़ा सा और अम्ल को ध्यान में रखना है, जैसे फॉर्मिक अम्ल किससे निकलता है, तो जो चींटी होते हैं या तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो सब काटती है, तो वो जो स्रावित करती है, छोड़ती है, वो होता है फॉर्मिक अम्ल। इसी तरह से अगर आपको पूछा जाएगा कि फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो एसिटिक अम्ल होता है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो जितना भी खट्टे फल होते हैं उसमें पाया जाता है।
इसी तरह से अगर आपको पूछा जाएगा कि लैक्टिक अम्ल किस में होता है, तो दूध में होता है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। इसी तरह से अगर पूछा जाए कि जो फूड प्रोसेसिंग में या दवा बनाने में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो आपको इसी तरह से पूछा जाएगा। और जैसे कि टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल जो होता है वो किस में पाया जाता है, तो इमली में और अंगूर में पाया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे अम्ल हैं जिसको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है, जो डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिर्ची का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है। तो देखिए, मिर्ची का लाल रंग जो होता है वो कैप्सेथिन पिगमेंट के कारण मिर्ची का लाल रंग होता है। तो थीन जो होता है वो लाल रंग का अच्छा लगता है देखने में, तो उससे थीम से थीन आप माइंड में रखिएगा, तो ऐसे ही याद रह जाएगा कि लाल रंग किसके कारण होता है, कैप्सेथिन। और एक होता है कैप्सेसिन। तो देखिए, सीन जो होता है, जब आप मिर्ची खाते हैं तो बहुत ज़्यादा आंख से आंसू आता है, तो आपको कोई सीन नहीं दिखाई देता है, तो वो होता है कैप्सेसिन। तो जो तीखापन होता है उसका कौन सा पिगमेंट होता है, कैप्सेसिन। और जो लाल कलर होता है वो किसके कारण होता है, कैप्सेथिन के कारण होता है। तो ये दोनों चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसी तरह से कुछ और ध्यान में रखना है, जैसे आपको बोलेगा कि टमाटर का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है, तो लाइकोपीन के कारण होता है। इसी तरह से बोला जाए कि गाजर का जो पीलापन होता है किस पिगमेंट के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। इसी तरह से यहाँ पे करेला का कड़वापन बोला जाए तो उसका होता है मेमोडिकोसाइड। इसी तरह से अगर बोला जाए कि जो खीरा होता है उसका कड़वापन किसके कारण होता है, तो कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। दूध का सफ़ेद रंग किस पिगमेंट के कारण होता है, तो वो ध्यान में रखेंगे, केसिन के कारण होता है। इसी तरह से जो आंवला होता है उसका कड़वापन जो होता है, उसका कसेलापन किस पिगमेंट के कारण होता है, तो टेनिन के कारण होता है। तो इन सभी बातों को थोड़ा ध्यान में रखना है जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी में डूबा हुआ सिक्का अपने स्थान से उठा हुआ किस कारण दिखाई देता है। तो ये ध्यान में रखना है कि प्रकाश का अपवर्तन के कारण ये अपने स्थान से उठा हुआ दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि जब प्रकाश जो होता है अपने विरल माध्यम से सघन माध्यम में या तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाता है, तो वो अपना जो वे होता है, अपना रास्ता होता है, उससे वो हट जाता है। मतलब अभिलंब से वो नज़दीक आ जाता है या अभिलंब से दूर हो जाता है। तो ये दोनों स्थितियाँ में वस्तु की स्थिति जहाँ पे होती है वहाँ नहीं दिखकर वो कहीं अलग जगह पे दिखती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि जैसे मछली नीचे तैर रही है तो वो ऊपर दिखाई देगी, सिक्का जो है वो नीचे है तो ऊपर दिखाई देगा। तो इसी तरह से अगर आप रड पानी में डाल दिए हैं तो वो टेढ़ा दिखाई देगा। वो सब इसी के कारण होता है। आपको यहाँ तक ध्यान में रखना है कि प्रकाश का अपवर्तन में ध्यान में रखना है कि ये धोखा है। मतलब जैसे तारे कहीं टिमटिमा रहे हैं और आपको दिखाई देंगे कहीं, तो ये भी अपवर्तन के कारण होता है। मतलब आपके साथ धोखा हुआ है तो वो है प्रकाश का अपवर्तन। मतलब कि तारे का टिमटिमाना वो भी अब प्रकाश का अपवर्तन होगा। मछली कहीं दिखाई दे रही है कहीं पे, तो वो भी है प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद कुछ और बातें यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, जैसे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब एक प्रकाश जो होता है सरफेस से सीधे टकराकर और मुड़ जाती है तो प्रकाश का यहाँ पे परावर्तन कहलाता है ये। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपका एग्जाम्पल जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे पूछा जाएगा कि हीरे का चमकना किस में आएगा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आएगा। मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे आएंगी। तो ये थोड़ी थोड़ी बात याद माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण होता है। तो देखिए, किसके कारण प्रकाश का विसरण होता है, तो धूल कण के कारण प्रकाश का विसरण होता है। देखिए, सनलाइट में 7 कलर होता है, तो 7 कलर जो होता है वो वायुमंडल में धूल कण से टकराकर वो क्या होता है, फैल जाता है, जिससे सभी जगह प्रकाशित हो जाता है। देखेंगे कि आप अगर बाहर में लाइट है तो आपके रूम में भी वो लाइट अच्छा तरीका से दिखाई देगा। इसका मतलब है कि रूम में तो सन का लाइट नहीं पड़ रहा है डायरेक्टली, लेकिन यहाँ भी प्रकाश है। इसका मतलब है कि वो प्रकाश जो कैसे आया है, तो धूल कण से टकराते हुए वो फैला है और आपके रूम तक पहुँचा है। रात में आप देखेंगे कि टॉर्च को अगर मारेंगे तो टॉर्च जहाँ पे मार रहे हैं उसके आसपास में भी लाइट हो जाता है। इसका मतलब है कि वो धूल कण से टकराकर वहाँ तक लाइट पहुँच रही है। तो ये होता है प्रकाश का विसरण। तो ये धूल कण से होता है वायुमंडल में प्रकाश का विसरण। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल गुलाब लाल क्यों दिखाई देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल गुलाब लाल क्यों दिखाई देता है, या तो रेड रोज रेड क्यों दिखाई देता है, या येलो रोज येलो क्यों दिखाई देता है, या कोई भी वस्तु ग्रीन है वो ग्रीन क्यों दिखाई देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सनलाइट में जो होता है वो 7 कलर होता है। 7 कलर में जो वस्तु जिस रंग का दिखाई देता है वो उसी रंग को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सभी रंग को एब्जॉर्व कर लेता है, मतलब सोख लेता है।
तो इसीलिए वो उस रंग का दिखाई देता है। जैसे रेड रोज रेड क्यों दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि रेड रोज जो है रेड रंग को क्या कर रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। इसी तरह से कुछ जो वस्तु है वो ग्रीन क्यों दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि वो ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन यहाँ पे दो कलर है, उसमें ध्यान में रखना है कि ये रूल थोड़ा सा अलग होता है। जैसे व्हाइट कोई चीज़ दिखाई देता है, तो व्हाइट क्यों दिखाई देता है, तो वो क्या करता है, सभी रंग को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो सभी रंग को रिफ्लेक्ट करता है तो वो अपने आप में व्हाइट हो जाता है, और सभी रंग को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब सोख लेता है, तो वो ब्लैक दिखाई देता है। इसीलिए अगर आप गर्मी के दिनों में जब आप सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं तो वो रिलैक्सेबल फील करते हैं, इसलिए रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि वो 7 कलर जो है उसको सबको क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है, तो जो गर्मी है वो कम बनती है। लेकिन यहीं पे अगर जब ब्लैक कलर का कपड़ा आप पहनते हैं तो वो सभी रंग को एब्जॉर्व कर लेता है, जिससे ज़्यादा वहाँ पे उष्मा बन जाता है, तो गर्मी वहाँ पे ज़्यादा लगती है। इसीलिए हम लोग गर्मी के दिनों में व्हाइट कपड़ा और ठंडे के दिनों में ब्लैक कपड़ा पहनते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आई होप अगर आपको यहाँ तक ये अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की चीज़ें आपको मिलते रहेगी। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।